एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिलासपुर ज़िले के बारे में और वो सारे आयाम हम बिलासपुर ज़िले के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके वनडे एग्जाम में बन सकते हैं। वो चाहे टीजीटी हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो या पटवारी का अन्य कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिलासपुर के इतिहास से, बिलासपुर के भूगोल से और अन्य किसी भी आयाम से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बिलासपुर की जो है किन जिलों के साथ सीमा बनती है, क्या उसकी भौगोलिक अवस्थिति है हिमाचल प्रदेश के मानचित्र पे, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे उत्तरी जिले की अगर हिमाचल की बात की जाए तो चंबा, यहाँ पे आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऊना, उसके बाद यहाँ पे हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, यहाँ पे आपको लाहौल स्पीति देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुल्लू और यहाँ पे मंडी देखने को मिलेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, 12 जिले हैं। और अगर बात की जाए कि बिलासपुर किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि पहला जो जिला रहेगा वो है ऊना, उसके बाद दूसरा आपको देखने को मिलेगा हमीरपुर, तीसरा जिला आपको देखने को मिलेगा मंडी और चौथे की बात की जाए तो वो रहेगा आपका सोलन जिला। तो 4 जिलों के साथ जो है बिलासपुर सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा आप, चाहे मैप के माध्यम से इसे समझने की और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर के इतिहास के बारे में जानते हैं और बाकी जितने भी बिलासपुर के मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे वो हम जियोग्राफी में या अन्य डायमेंशन में जब हम जिला वाइज भूगोल लेकर आएंगे तो उसमें हम आपके साथ जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बिलासपुर के इतिहास के बारे में कि आखिर जो कहलूर रियासत या बिलासपुर जिला वर्तमान का और उस समय की कहलूर रियासत कि आखिर कब वो बनना शुरू हुई, कैसे उसका जो है एक प्रकार से कहे कि कब वो अस्तित्व में आई, क्या बातें रही उससे संबंधित, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जब भी बिलासपुर के अस्तित्व की बात की जाए या कहलूर रियासत के अस्तित्व की बात की जाए तो इस संबंध में आपको दो मत देखने को मिलते हैं। एक मत के अनुसार 697 ईस्वी में जो है बीरचंद के द्वारा रियासत की स्थापना की गई थी और दूसरा मत कहता है कि 900 ईस्वी में बीरचंद ने रियासत की स्थापना की थी। तो देखिए इतिहास में इतना पुराना इतिहास तो कोई भी याद नहीं रख सकता, इसलिए इतिहासकार या जो भी व्यक्ति आपको इस प्रकार की जानकारी किताबों के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा है उसने भी उस समय की कुछ वंशावली अपने पास रखी होगी या लोक गाथाओं में या जो भी किंवदंतियाँ होती है उनके माध्यम से जो भी उन्होंने सुना होगा उसके अकॉर्डिंग वो इतिहास को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती है एक आपके मस्तिष्क में कुछ चीज़ें या कुछ ऐसा चार्ट टाइप बनाने के लिए कि माइंड मैप बेहतरीन बन सके और समझ सके कि किस राजा के बाद कौन सा राजा या कैसे क्रोनोलॉजी रही, तो उसके लिए जो है तारीखें महत्वपूर्ण रहती है। तो ये सिर्फ अंदाजा लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि हो सकता है यहाँ से शुरू हो या कभी उन्होंने सुना होगा उसके अकॉर्डिंग लिखी हो चीज़ें, तो इस प्रकार से बातें रहती है। तो देखिए जो 697 में कहा है बीरचंद के द्वारा स्थापना की गई है, इसकी जो साक्ष्य मिलते हैं वो 3 चीज़ों में मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट नाम की एक किताब है, उसमें यही तारीख जो है स्थापना की दी जाती है। दूसरी किताब आपको देखने को मिलेगी शशिवंश विनोद। ये किताब किसके द्वारा, हीरा सिंह के द्वारा लिखी गई है, हीरा चंद के द्वारा जो है इस किताब को लिखा गया है, जिसमें कहा जाता है कि 697 में ही बीरचंद के द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद तीसरी जो किताब आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी चंद्रवंश विलास। ये किताब जो है गणेश सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये भी इसी मत का समर्थन करते हैं कि हाँ इसी तारीख को जो है बिलासपुर रियासत फाउंड हुई थी। उसके बाद बात करते हैं 900 ईस्वी, तो एक किताब है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। जो लिखित है किसके द्वारा, तो आपको देखने को मिलेगा हचिनसन और बोगल नामक दो राइटर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इसमें कहा जाता है कि 900 ईस्वी में बीरचंद के द्वारा जो है रियासत की स्थापना की गई थी। तो ये कब बिलासपुर रियासत या कैलूर रियासत अस्तित्व में आई, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इन दो मतों के माध्यम से हम मोटा माटी लेकर चलते हैं कि हाँ शायद हो सकता है 697 से इतिहास शुरू हुआ हो या हो सकता है 900 ईस्वी से जो है इतिहास शुरू हुआ हो वहाँ का। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पहला जो राजा रहेगा जो संस्थापक रहेगा इस रियासत का, उसका नाम होगा बीरचंद। बीरचंद के बारे में अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में आपको ये जगह देखने को मिलेगी।
तो बुंदेलखंड में अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये मान के चलिए भारत का मैप जिस कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बुंदेलखंड और बघेलखंड की बातचीत आती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बुंदेलखंड में एक राजा हुआ हरिचंद। चंदेरी नामक स्थान पे चंदेल शासक था। तो इसके क्या थे, इसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र थे जिसमें एक पुत्र इसका वीरचंद भी था। अब वीरचंद क्या होता है कि जैसे बड़ा हुआ और उसके बाद जो है जब वो रियासत फाउंड करने के लिए निकला या किसी प्रकार से वो बिलासपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में आया, तो उसने सतलुज नदी को पार किया। सबसे पहले सतलुज नदी को पार कर उसने यहाँ के शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और इस क्रम में सबसे पहले जिनको इसने कंट्रोल किया वो थे रुहंड ठाकुर। रुहंड के जो ठाकुर थे उनको सबसे पहले नियंत्रित किया था। उसके बाद जो 12 ठकुराइयाँ थी उनको इन्होंने नियंत्रित किया, और एक रियासत की स्थापना जिसे आज बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, उस समय कहलूर के नाम से, तो उसकी स्थापना की गई। तो ये वीरचंद की किस प्रकार से स्थापना हुई, कैसे वीरचंद इसके संस्थापक रहे, और कौन कौन से क्षेत्र थे, तो रुहंड ठाकुरों वाला क्षेत्र और 12 ठकुराइया, जिसमें आपको बगाल, बगाट, बेजा आदि जो ठकुराइया थी 12 वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये वीरचंद से संबंधित बातें थी। अब कुछ और फैक्ट वीरचंद से संबंधित देख लेते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि वीरचंद जो थे इन्होंने क्या किया था, कोट कहलूर किला स्थापित किया था। कोट कहलूर किला स्थापित किया था, एक चीज याद रखिएगा। और दूसरा, इन्होंने नैना देवी मंदिर बनवाया था। नैना देवी मंदिर भी बनवाया था, और नैना देवी जो धार है उसके पास ही इन्होंने उसको राजधानी भी बनवाया था। नैना देवी ही इनकी राजधानी भी थी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और माना जाता है नैना देवी क्यों इस स्थान का नाम है, तो माना जाता है कि यहाँ पे जो माता पार्वती थे उनके नैन गिरे थे, उस वजह से पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ का नाम नैना देवी पड़ा था। तो ये कुछ इस प्रकार की कहानी वीरचंद से संबंधित थी, और कौन कौन से कार्य उन्होंने किए उससे संबंधित सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आगे चलते हैं कहाल चंद के बारे में। कहाल चंद जो है वीरचंद के बाद एक शासक हुए जिनका नाम, या हो सकता है वीरचंद के जस्ट बाद हुए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 शासक छोड़ने के बाद या काफ़ी पीढ़ियों के बाद ये शासक हुए। इसके बारे में हमें कुछ इतनी ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती। लेकिन याद रखिएगा कि जो कहाल चंद थे इनके पुत्र थे अजय चंद, जिन्होंने हिंडूर की स्थापना की थी। तो हिंडूर का संस्थापक जब हम पढ़ेंगे तो वो देखने को मिलता है अजय चंद। तो अजय चंद ने जो है किसकी स्थापना की थी, इंडूर की या हिंडूर की स्थापना की थी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आएगा वो आएगा मेघचंद। मेघचंद की बात की जाए तो ये बर्ताव में कठोर था, काफी बर्बर शासक था। तो इसने क्या किया था, वहां की जनता ने, जो बिलासपुर की जनता थी, उसने इसे अपदस्थ किया, और अपदस्थ जब किया तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया कुल्लू। और जब ये कुल्लू गया तो कुल्लू में कुल्लू चला गया, और जो है यहाँ की राजगद्दी खाली होगी। तो इसने पुनः गद्दी को, मेघचंद ने पुनः गद्दी को प्राप्त करने के लिए किससे, आईटीएम से, यानी कि इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश जो है उसने इसकी सहायता की थी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इल्तुतमिश जो है बिलासपुर के किस शासक का समकालीन था। तो ध्यान रखिएगा, आपका सही आंसर रहेगा मेघचंद। तो इस प्रकार से आप नोट्स बनाने की थोड़ा शॉर्ट बना के, और जितना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल वही मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको नोट्स बाद में रिवाइज करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं, अगला जो शासक रहेगा वो रहेगा अभिसंध। अभिसंध चंद के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि अभिसंध चंद जो था ये समकालीन था किसका, तो ये समकालीन था सिकंदर लोधी का। और इसने क्या किया था, तो इसने तातार खान नामक जो सेनापति था उसको युद्ध में हराया था। तातार खान को युद्ध में हराया था। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आती है। देखिए, एक तो ये तरीका हो सकता है कि मैं आपको कहानियां बताकर पूरे आनंदमय माहौल बनाकर आपको इतिहास को डिस्कस करूं आपके साथ, और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि हम वही चीज़ें पढ़ें जो काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम रियासती इतिहास पढ़ते हैं, अब जगमोहन बलोखरा लेकर मैं आपके सामने बैठ जाऊं तो इतनी सारी कहानियां हैं कि ना आप सुन पाएंगे और ना मैं बोल पाऊंगा उनको, दूसरा याद करना तो बहुत दूर की बात होगी। तो इस प्रकार से मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट 50-60 राजाओं से संबंधित फैक्ट जो है बन सकते हैं वो सारे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। और अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें कहानियों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हाँ जगमोहन बलोखरा के लिए हम वो सारी चीज जगमोहन बलोखरा को लेकर बैठे और सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि सिकंदर लोदी का समकालीन था और ततार खान को इसने युद्ध में हराया था।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा संपूर्ण चंद। तो संपूर्ण चंद के बारे में इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके भाई ने जो रतन सिंह था, रतन सिंह या रतन चंद जो इसका भाई था, उसने इसकी हत्या की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आता है वो आपको देखने को मिलेगा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ज्ञानचंद के बारे में अगर बात की जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शासक हो जाता है, क्योंकि ये किसका, मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अकबर का समकालीन, एक तो अकबर का समकालीन था और दूसरा मुगलों के अधीन इसी के समय रियासत जो है, रियासत मुगलों के अधीन, यानी कि बिलासपुर जो है मुगलों के अधीन चला गया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, तो जो मुगलों का सरहिंद में एक मुगल सूबेदार था, वो मुस्लिम धर्म से संबंधित था और इसका याराना या कहे ये इतना अच्छा दोस्त था उसका ज्ञानचंद का, कि इसने ज्ञानचंद ने भी खुद मुस्लिम धर्म अपना लिया था। कहा जाता है कि ज्ञानचंद के 3 पुत्र थे, जिसमें राम, भीम और बीक। तो राम और भीम आपको जैसे हिंदू धर्म से संबंधित नाम ये देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्लाम अपना लिया था और बीकचंद इसने इस्लाम नहीं अपनाया था। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रखिएगा कि जो हिंदू नाम आपको सुनने को मतलब मैक्सिमम टाइम पे नॉर्मल से नाम, जो राम और भीम जो नाम है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन जो बीकचंद थे ये आपको इतना ज़्यादा नाम आपको आज के समय में या हिंदू धर्म में सुनने को नहीं मिलता। तो थोड़ा सा ईजी रहेगा याद रखने में। तो बीकचंद याद रखिएगा कि इसने क्या किया था, हिंदू धर्म ही अपना कर रखा था। इसके बाद ज्ञानचंद का जो मकबरा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनको अब जलाया नहीं जाएगा बल्कि दफनाया जाएगा। तो इनका जो मकबरा आपको देखने को मिलेगा वो कीरतपुर पंजाब में देखने को मिलेगा। कीरतपुर में आपको इनका मकबरा देखने को मिलेगा पंजाब में। तो ये कुछ संबंधी जानकारी थी ज्ञानचंद से। आगे चलते हैं और अगला शासक जो रहेगा वो रहेगा कौन, बीकचंद। तो बीकचंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बीकचंद के बारे में अगर बात की जाए तो इसने राजधानी को सुनहानी लाया था। राजधानी कहाँ लेकर आया था, सुनहानी में लाया था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद कहाँ से लेकर आया था, तो ये भी याद रखिएगा कि नैना देवी या कोट कहलूर से, जो हमने पढ़ा था कि बीरचंद ने स्थापित की थी, वहां से ये राजधानी कहाँ लेकर आया था, सुनहानी लेकर आया था। इससे संबंधित ये एक प्रश्न बन सकता है बीकचंद से। और दूसरा कि इसने जो है मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया था, ये हिंदू धर्म से संबंधित राजा था। खैर संभावना कम है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाए, ज़्यादातर प्रश्न जो है इसके सुनहानी राजधानी से संबंधित ही रहता है। तो ये कुछ जो है 6-7 राजा थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम इनकी ट्रिक जो मुझे पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, जिसका ध्यान नहीं रहा, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन 6-7 राजाओं की जो ट्रिक रहेगी तो वो है बीक में अभी संपूर्ण ज्ञान बिकता है। तो ये बीक का ये, या मैं तो इस प्रकार से भीख से याद रखा था, पर क्योंकि राजा आपको देखने को मिलेगा कि बीरचंद, दूसरा क से आपको देखने को मिला कहालचंद, म से आपको देखने को मिला मेघचंद, फिर यहाँ पे अभिसंत चंद, उसके बाद संपूर्ण चंद, ज्ञानचंद और बिकता से बीकचंद। तो इस प्रकार से मैंने कुछ ट्रिक बनाई थी इसको याद रखने के लिए। तो आप भी जो है अगर ऐसे याद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा आसान होगा। चलिए, ये जो है पहले 7 राजाओं से संबंधित कहानी थी। अगले जो राजा रहेंगे उनको हम देखेंगे। तो अगली जो ट्रिक रहेगी हमारी वो रहेगी कबड्डी। कबड्डी क से आपको देखने को मिलेगा कल्याण चंद। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए से संबंधित जो राजा होगा उसको हम नाम से पढ़ेंगे दीपचंद के। दीपचंद, कल्याण चंद के बाद दीपचंद आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बी से देखने को मिलेगा भीमचंद। भीमचंद आपको देखने को मिलेगा। अगला जो शासक होगा वो आपको अजमेर चंद, और उसके बाद देवी चंद। तो इस प्रकार से आप अगले 5 राजाओं को याद रख सकते हैं कबड्डी नामक ट्रिक से। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो सबसे पहले बात करते हैं, वापिस कल्याण चंद पर आते हैं। कल्याण चंद के बारे में अगर बात की जाए तो कल्याण चंद के बारे में अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहता है कि इन्होंने हिंदूर की सीमा पर जो है क्या बनवाया था, किला बनवाया था। हिंदूर की सीमा पर किला बनवाया था, हिंदूर किला नहीं, हिंदूर की सीमा पर किला। और इसी क्रम में जो है बिलासपुर के इस राजा की फाइट किससे हो जाती है, हिंदूर के राजा से हो जाती है। और ये हिंदूर के राजा को क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ा सा कहानी के तौर पे मैंने आपके साथ इनको साझा किया है। आगे देखते हैं दीपचंद, जो महत्वपूर्ण राजा रहेगा वो रहेगा दीपचंद। दीपचंद के बारे में देखा जाए तो 1654 में आपको देखने को मिलेगा कि इसने बिलासपुर की स्थापना की थी, बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और बिलासपुर शहर की इसने स्थापना की थी और इसी को बाद में चल के या उसी दौरान 1654 में ही राजधानी बना दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद दूसरा जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको कि धौलरा किला, धौलरा किला, धौलरा किला का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अभिवादन प्रक्रिया, अभिवादन शुरू जो करवाया था वो इन्होंने ही करवाया था। जैसे अगर देखने को देखे तो राजा के लिए था कि जब भी कोई मंत्री राजा के समक्ष आएगा तो उसे जय देवा बोलना पड़ेगा। दूसरा, राणाओं के लिए क्या था, तो राणा जो है वो राजा के सामने आएंगे तो एक दूसरे में राणा आपस में जो है राम राम शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो मियाँ है, मियाँ जो रहेंगे वो जय जय का प्रयोग करेंगे। तो आज आपको जय जय, राम राम या जय देवा जैसे जो संबोधन देखने को मिलते हैं वो संबंधित है इन्हीं के समय ये चीज़ शुरू हुई थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु हो जाती है नौदौन में, नौदौन कांगड़ा या हमीरपुर वाले क्षेत्र में। वर्तमान में हमीरपुर, लेकिन उस समय कांगड़ा के अंडर ही आता था। तो नौदौन कांगड़ा में, क्योंकि उस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो कांगड़ा में इनकी मृत्यु हो गई थी, नौदौन में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और मैं इसको जो है एक ट्रिक से याद रख सकता हूँ, तो वो है बदन। बिलासपुर, अभिवादन प्रक्रिया, डी से आपको देखने को मिलेगा दीपचंद, और एन से आपको देखने को मिलेगा कि नौदौन में इनकी मृत्यु थी। डी से धौलरा और एन से नौदौन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप दीपचंद को ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो शासक रहेगा वो है भीमचंद। भीमचंद के बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ 2-3 फैक्ट इनके बारे में हमें देखने हैं। एक कि 1691 में इन्होंने क्या किया था, भीमचंद एंड जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने नौदौन का जो मुगल किलेदार था उसको हराया था। नौदौन का जो सूबेदार था उसे हराया था 1691 में। लेकिन इससे पहले जो है कुछ खासे संबंध नहीं थे भीमचंद के, मतलब पहले तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, फिर असम के राजा के द्वारा इन्हें सफ़ेद हाथी ना देने की वजह से, क्योंकि सफ़ेद हाथी नहीं दिया था, उस वजह से गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के जो है रिश्ते खराब होना शुरू हो चुके थे। तो आपको देखने को मिलेगा कि 1682 में जो गुरु गोविंद सिंह थे वो बिलासपुर आए थे, लेकिन 1686 में जो सफ़ेद हाथी की डिमांड भीमचंद के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के सामने की गई थी, वो पूरी ना होने के कारण इनके संबंध खराब होते हैं और आपको देखने को मिलेगा भगानी का युद्ध, भगानी का युद्ध या भगानी साहिब का युद्ध जो 1686 में हुआ। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इनसे संबंधित यही 2-3 फैक्ट जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आगे चलते हैं अजमेर चंद के बारे में। तो अजमेर चंद के बारे में भी इतना कुछ स्पेशल चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर याद रखिएगा कि इसने हिंदूर की सीमा पर अजमेर नामक किला बनवाया था। उसके बाद बात करते हैं देवी चंद के बारे में। तो देवी चंद के बारे में अगर देखा जाए तो देवी चंद आपको देखने को मिलेंगे कि जब हिंदूर के राजा कौन थे, मानचंद और उनके पुत्र, मानचंद और उनके पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो हिंदूर की जो राजगद्दी थी वो पूरी तरह से खाली हो जाती है। तो हिंदूर की जनता जो है देवी चंद को बोलती है कि देवी चंद से रिक्वेस्ट करती है कि आप जो है हिंदूर को अपनी रियासत में विलय कर दीजिए। लेकिन जो देवी चंद था यहाँ पे नैतिकता का प्रमाण देते हुए क्या करता है, गजे सिंह नामक व्यक्ति को क्या करता है, यहाँ का राजा बना देता है। तो राजा कौन बनता है, गजे सिंह यहाँ पे जो है हिंदूर का राजा बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसने हिंदूर के राजा को रामगढ़ दुर्ग दिया था, रामगढ़ दुर्ग दिया था किसको, विजय सिंह को। जो हिंदूर के दूसरे अगले राजा थे विजय सिंह, उनको क्या किया था, इन्होंने रामगढ़ दिया था, रामगढ़ दुर्ग दिया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि इन्होंने 1751 में घमंड चंद की युद्ध में सहायता की थी,
युद्ध में सहायता की थी। याद रखिएगा कि घमंड चंद की, जो कांगड़ा का राजा था घमंड चंद, उसके 1751 में क्या की थी, इन्होंने युद्ध में सहायता की थी। अगला जो फैक्ट रहेगा वो रहेगा, आपको याद होगा 24 फ़रवरी 1739 में मुगल शासकों के साथ नादिर शाह नामक आक्रमणकर्ता का युद्ध होता है, करनाल का युद्ध। करनाल के युद्ध के दौरान आपको पता होगा कि कौन था, तो देखने को मिलेगा कि जो नादिर शाह था वो इस युद्ध को जीत गया था मोहम्मद शाह रंगीला से। तो इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि जब नादिर शाह ने, बिलासपुर के कैसे संबंध रहे थे, तो ध्यान रखिएगा कि नादिर शाह ने जो है, नादिर शाह ने देवी चंद को क्या कर दिया था, देवी चंद को बंदी बना लिया था। तो ये याद रखिएगा, बंदी बना लिया था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इनसे संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हमने देखा कि कुछ ही शासक इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पहला हमने वीरचंद देखा। उसके बाद हमें जो अगला शासक देखने को मिला वो ज्ञानचंद, महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। और उसके बाद आपको भीमचंद, और भीमचंद के बाद देवीचंद। तो अभी तक बेशक मैं आपके साथ 11-12 शासक डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उसमें से अगर आप 4 शासकों को पढ़कर अच्छी तरह से चले जाएंगे, तो आपका अगर वहाँ से क्वेश्चन हिट होगा पहले 11-12 में से, तो इन्हीं 4 शासकों को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगला जो शासक रहेगा वो महान चंद। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ट्रिक के ऊपर आते हैं वापिस। तो मैंने MKJ हवा नाम से इसकी ट्रिक बनवाई थी। तो ये क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा M से महान चंद, K से खड़कचंद और J से जगत सिंह, 3 शासक। उसके बाद H से आपको देखने को मिलेगा हीराचंद। हीराचंद के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अमरचंद। अमरचंद के बाद विजय चंद या विजयी चंद, और उसके बाद आपको अंततः देखने को मिलेंगे आनंद चंद। तो ये कुछ शासक जो है बिलासपुर के रहेंगे, और ये अंतिम शासक होते हैं आनंद चंद जो है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। महान चंद से शुरू करते हैं। तो महान चंद की अगर बात की जाए, तो महान चंद, ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इन्होंने सर्वाधिक समय तक, बिलासपुर के जितने भी शासक हुए उनमें से सर्वाधिक शासन काल जो रहा वो इन्हीं का रहा, और लगभग माना जाता है कि 46 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक लंबा जो शासनकाल था वो किसका था, महान चंद का था। दूसरा 1783 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1783 में जब क्या होता है, इनके एक वजीर होते हैं रामू, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो रामू की मृत्यु के बाद, क्योंकि ये अभी बच्चे थे, महान चंद अल्पवयस्क थे, और आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने जो नीतियां थी या राज्य के डिसीजन थे उनको लेने में असक्षम थे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि रामू की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा वजीर इनका नहीं होता जो इतना काबिल हो कि राज्य को बेहतर तरीके से संभाल सके। तो आपको देखने को मिलेगा कि 12 ठकुराइयाँ इनके हाथ से चली जाती है, 12 ठकुराइयाँ महान चंद के हाथ से चली जाती है। दूसरा, इसी समय आपको देखने को मिलेगा संसार चंद, जो कांगड़ा का राजा है, प्लस राम शरण जो हिंदूर का शासक है। ये दोनों दोस्त जो है, या दोनों राजा जो है, अपना गठबंधन करके महान चंद, बिलासपुर के राजा के विरुद्ध जो है बार बार आक्रमण करते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि 1795 में महान चंद और सिरमौर का राजा कौन, धर्म प्रकाश, ये दोनों क्या करेंगे, गठबंधन बनाएंगे और युद्ध करेंगे संसार चंद और रामचरण के विरुद्ध। और जब ये युद्ध करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि धर्म प्रकाश की क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। धर्म प्रकाश की मृत्यु हो जाती है, और महान चंद से कुछ चीजें छीन ली जाती है। और यहाँ पे एक धार थी झंझियार धार, झंझियार धार बिलासपुर। तो यहाँ पे बिलासपुर की छाती मानी जाती थी। तो बिलासपुर के लोगों का जो अभिमान था, या कहे जो स्वाभिमान था, उसको चोट पहुंचाने के लिए यहाँ पे छातीपुर नामक किला बनवाया था। तो संसार चंद का ऐसा मानना था कि जो बिलासपुर के लोगों की जो छाती थी, या बिलासपुर रियासत का जो झंझियार धार उनकी प्रोटेक्शन करती थी, उस पर संसार चंद ने जो है कब्जा कर लिया है, उसकी प्रतीक के रूप में, या उसको याद करने के रूप में जो है छातीपुर किले की, ताकि बिलासपुर के राजा या जो भी जनता है वहाँ की, वो इस चीज़ को हमेशा याद रखे कि संसार चंद जो है ज़्यादा शक्तिशाली है बिलासपुर के राजाओं से। तो इसलिए जो है उसने छातीपुर किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यही 1803 में या 1804 में गोरखाओं को बुलाएंगे महान चंद। सिरमौर के राजा ने भी, करम प्रकाश द्वितीय ने भी क्या किया था, तो 1804 में गोरखाओं के लिए इनविटेशन दिया था, और इन्होंने भी जो है उसके
साथ ही जो महानचंद है उन्होंने भी इनविटेशन भेजा था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि गोरखाओं को बुलाते हैं। और अमर सिंह थापा क्या करते हैं 1805 में, 1806 में 1805 में क्या करते हैं, महल मोरिया का युद्ध होता है जिसमें किसे हरा देते हैं, तो संसार चंद को हरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गोरखाओं को, अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं को जो हिमाचल बुलाया था वो किसने बुलाया था, महानचंद और कर्म प्रकाश सिरमौर वाले। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे आपको देखने को मिलेगा इनसे संबंधित चीज़ें कि 1819 में पहला तो ऑक्टर लोनी ने जब गोरखा आए, गोरखा इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि बुलाया तो इनको रक्षक के रूप में था लेकिन बन चुके ये भक्षक थे। क्योंकि क्या होता है कि संसार चंद को हराने के बाद इन्होंने देशी रियासतों में एक प्रकार से लूट मचाना शुरू कर दी थी, लोगों को काफ़ी परेशान करना शुरू कर रहे थे। तो महान चंद जो है अब ऑक्टर लोनी या रियासती जितने भी पहाड़ी रियासतें थी उनके जो राजा थे वो क्या करते हैं, ऑक्टर लोनी जो एक अंग्रेज कमिश्नर था या अंग्रेजों का एक सेनानायक था, उससे क्या करते हैं, हेल्प मांगते हैं और ऑक्टर लोनी हेल्प करने के लिए आता है। तो ऑक्टर लोनी ने जो है क्या किया था, गोरखाओं को यहाँ से बिलासपुर से भगाया था 6 मार्च 1815 को। 6 मार्च 1815 को जो है बिलासपुर से गोरखाओं को भगाया था किसने, ऑक्टर लोनी ने। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी 1819 में, 1819 में 1819 में क्या हुआ, तो देसा सिंह मजीठिया, देसा सिंह मजीठिया जो महाराजा रणजीत सिंह का एक सेनापति था, उसने क्या किया था, बिलासपुर को लूटा था। और इस दौरान भी राजा कौन था, तो महानचंद ही राजा था। तो इतनी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है महानचंद के बारे में। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं महानचंद से संबंधित अन्य तथ्य। तो यहाँ पे महानचंद के बारे में, महानचंद यहाँ पे कवर होता है पूरी तरह से। फिर देखते हैं खड़गचंद के बारे में। खड़गचंद जो है अगले शासक हुए। खड़गचंद ने क्या किया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके समय में एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो थे कि रसल क्लार्क, रसल क्लार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल एजेंट थे, ये अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट थे पटियाला के। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल एजेंट थे पटियाला के। क्यों हम इनको याद रखते हैं, तो जब खड़गचंद की 1839 में मृत्यु होती है तो उस दौरान हमें देखने को मिलेगा कि जो रसल क्लार्क, जो खड़गचंद था, उनकी दो रानियां थी, दोनों सती होने के लिए तैयार थी। लेकिन रसल क्लार्क जो है उन्हें सहानुभूति देता है और उनकी सहायता करने की, यानी कि आगे पेंशन देकर किस प्रकार से जीवन व्यतीत हो, उसकी कहता है कि अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से इनका जो भी बहार होगा या सहयोग के लिए जो भी धनराशि वगैरह होगी वो सारा कौन देगा, तो ब्रिटिश सरकार देगी। इस प्रकार की रसल क्लार्क ने बात की थी और सती होने से रोका था इनको, तो इसलिए इनको याद रखा जाता है। और दूसरे यहाँ के जो राजा थे, अगले जो राजा थे जगतचंद, उनको बिठाने में भी रसल क्लार्क का काफ़ी योगदान माना जाता है। तो काफ़ी हस्तक्षेप रहा इनका, या कहे काफ़ी एक्टिव रही है बिलासपुर की राजनीति में पटियाला के पॉलिटिकल एजेंट रसल क्लार्क, तो उस वजह से हम इनको याद रखते हैं। और बाकी जितनी भी खड़गचंद के संबंधित चीज़ें हैं, किस प्रकार से इनके समय में विद्रोह किया था मियाँ जंगी संसारो वगैरह ने, उसके बारे में भी हम चीज़ें देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे तब जब हम हिमाचल के इतिहास को, अभी तो रियासती इतिहास चल रहा है लेकिन जब ये जिलावार इतिहास है, लेकिन जब हम पूरी तरह से हिमाचल का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं, तो उस दौरान जब ब्रिटिश नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या रोल जो है खड़गचंद का रहता है। तो वहाँ पे इसको पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी जो है खड़गचंद के बारे में आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रसल क्लार्क के समय पॉलिटिकल एजेंट थे। आगे चलते हैं और देखते हैं जगतचंद के बारे में। जगतचंद के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये खड़गचंद के बाद शासक बने थे और इनका जो एक पुत्र था नरपत चंद, नरपत चंद इनका एक पुत्र था, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1844 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पिता होने के नाते उनकी मृत्यु से जो है इतना खफा थे या कहीं इतना दुखी थे कि इन्होंने क्या किया, वृंदावन चले गए, राजपाट को त्याग कर वृंदावन चले गए। और राजपाट किसे दे दिया, तो अपने पोते हीराचंद को दे दिया। हीराचंद को सौंप कर जो है ये कहाँ चले जाते हैं, तो वृंदावन चले जाते हैं। फिर राजपाट सौंप कर तो चले गए थे लेकिन अभी भी आधिकारिक रूप से राजा कौन थे, नरपत चंद ही थे। लेकिन इनकी मृत्यु जब 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा कौन बनते हैं, औपचारिक रूप से राजा बनते हैं, ऑफिशियली कहे तो राजा कौन बनेंगे, 1857 में हीराचंद राजा बनते हैं।
तो ये जो है जगत चंद से संबंधित चीज़ें थी। फिर बात करते हैं आगे हीरा चंद के बारे में। तो हीरा चंद के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि हीरा चंद काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं, क्योंकि इनके शासनकाल को बिलासपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने क्या किया था, इनके जो वजीर थे उनका नाम था भंगी पुनगड़िया। भंगी पुनगणिया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर इनके बारे में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 1857 का जो महाविप्लव हुआ था, उस दौरान भी आपको देखने को मिलेंगे कि बिलासपुर के राजा कौन है, तो हीरा चंद है। आगे अगर बात की जाए तो 1874 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 टैंक बनवाए थे जिन्हें टोबा के नाम से जाना जाता है। मतलब स्थानीय भाषा में, बिलासपुर की स्थानीय भाषा में टैंक को टोबा कहा जाता है। तो कौन कौन से थे, तो एक था जगत खाना टैंक और दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्वारघाट टैंक। तो ये 2 टैंक इन्होंने 1874 में बनवाए थे। उसके अलावा अगर देखा जाए इनसे महत्वपूर्ण चीज़ें, तो ये पहले शासक थे जिन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। भूमि सर्वेक्षण करवाया था और इन्होंने क्या किया था कि कुछ हिस्सा जो है अनाज के रूप में लेंगे और कुछ नगद यानी कि पैसे लेंगे। जो भूमि सर्वेक्षण से जो लगान निर्धारित किया था, तो उसका कुछ हिस्सा अनाज और कुछ नगद हिस्सा लेने की इन्होंने बात की थी। उसके बाद 1882 में महोली में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, इनके जो कब इनकी मृत्यु हुई और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, उससे संबंधित प्रश्न बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अभी तक किसी की डेथ से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे, अगर खड़गचंद को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ पे महोली, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को दोबारा से मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हीराचंद से संबंधित कुछ इतने महत्वपूर्ण तथ्य जो थे बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं अमरचंद की तरफ। अमरचंद के समय में क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गेडवी आंदोलन या गेडवी का जो झुग्गा आंदोलन हुआ था, गेडवी का झुग्गा आंदोलन जो हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ। दूसरा, बिलासपुर का दूम आंदोलन, दूम आंदोलन भी इनके समय में हुआ। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1885 में इन्होंने अपनी रियासत में क्या किया था, रियासत की जो कामकाजी भाषा थी उसकी लिपि क्या कर दी थी, देवनागरी कर दी थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 1885 में इन्होंने अपने जो अभिलेख थे उनकी लिपि, अभिलेख हो गए या जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जिस लिपि में लिखे जाते वो देवनागरी लिपि, जिसमें मैं अभी लिख रहा हूँ यही देवनागरी लिपि है। तो ये अमरचंद से संबंधित कुछ चीज़ें थी। उसके बाद अगला जो शासक रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला जो रूलर है वो है विजय चंद। तो यहाँ पे क्या है कि अभी 2 शासक बच जाते हैं और उसके बाद भूगोल हमें पढ़ने को होगा बिलासपुर का। उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थान, घाटियाँ, तो बहुत सारी चीज़ें अभी कवर करने के लिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आधे घंटे का ही रहे, ताकि आपको पढ़ने में भी उबाऊ ना लगे। तो यहाँ पे ही मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो बिलासपुर यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में जो है आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।